कहने को डॉक्टर को भगवान का रूप बताया गया है और लोग भी यही मानते हैं। लेकिन क्या हो जब वही डॉक्टर जीते जी इंसान को मृत घोषित कर ले, जीते जीते इंसान को भेज दे शमशान की तरफ। यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है कि जिस पर हम अपने आप से ज्यादा भरोसा करते हैं, जब वह व्यक्ति ऐसी गलती करता है तो फिर किस पर भरोसा करा जाए। आज की कहानी में एक व्यक्ति जिसके दो मासूम बच्चे होते हैं, मध्यम वर्गीय परिवार का व्यक्ति होता है और अपने जीवन को जीने के लिए जिद्दोजहद कर रहा है, बहुत मेहनत करता है। सारा दिन कड़कती धूप में कोयले की खदान में जेसीबी से काम करता है। वो अपने जीवन की जंग से लड़ रहा है, लेकिन उसी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है और उस समय उसे मृत घोषित किया जाता है। लेकिन उसके 24 घंटे बाद वो फिर से जीवित हो जाता है और यहाँ पर बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते हैं। कहानी शुरू होती है जिम्बाब्वे से। यहाँ पर एक शहर होता है ग्वेरू, जो कि बहुत ही एक विकसित शहर है और वहां पर एक परिवार रहता है, जो परिवार बहुत मध्यम है। परिवार का जो मुखिया है, मुखिया का नाम है ब्राइटन डामियन, जिसकी उम्र 34 वर्ष है और वो 34 वर्ष की उम्र में अपने परिवार को आगे चलाने के लिए बहुत मेहनत करता है। वो एक कोयले की खदान में काम करता है, जिसके दो बेटे हैं, एक पत्नी है, 4 लोगों का छोटा सा परिवार है। लेकिन छोटे परिवार को चलाने के लिए भी आज के समय में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ये घटना है 2016 की और अब ये परिवार चल रहा है। वो एक व्यक्ति जो बहुत मेहनत करता है, जब कोयले की खदान में अपनी जेसीबी से अपने जो काम उसका होता है उस कोयले को इधर उधर करना, वो जब करता है तो उसे अचानक सिर में दर्द होता है और सिर दर्द की वजह से वो अपनी जेसीबी साइड में खड़ी करके नीचे आ जाता है। सिर का दर्द इतना तेज था कि वो असहनीय था। वो सीधा आता है, मैनेजर से बात करता है और सीधा हॉस्पिटल की तरफ भागता है। हॉस्पिटल जाता है, हॉस्पिटल वाले उसे देखकर कुछ दवाइयां देते हैं, एक इंजेक्शन देते हैं और उसका दर्द जो है सिर का वो कम हो जाता है। लेकिन जब वो उसके कुछ नॉर्मल चेकअप कराते हैं, कुछ टेस्ट कराते हैं, तो उन टेस्ट में कुछ ऐसा निकलता है कि वो बहुत परेशान हो जाता है। वो बताते हैं कि आपकी बॉडी में इन्फेक्शन बहुत हो रहा है और अब आपको ये काम नहीं करना होगा। जिस काम से उसकी रोजी रोटी चलती है उसी को मना कर देते हैं डॉक्टर्स और अब वो बहुत परेशान रहने लगता है। हालांकि वो अपनी दवाइयां लेता है, लेकिन उसका दिमाग वहीं पर रखा रहता है। वो ऐसे ही सोचता है कि क्या किया जाए। अब उसकी पत्नी है, वो कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं हूं, मैं जॉब कर लूंगी, तुम बच्चों का ध्यान रखना और तुम घर पर आराम से रहना, क्योंकि एक बेटा उसका 7 साल का था और एक बेटा अभी 5 साल का ही था। दोनों बच्चे छोटे थे, दोनों बच्चे स्कूल जाते थे। पत्नी जब ये बात कहती है तो वो सोचता है कि देखते हैं ऐसी जिंदगी कैसे चलती है, और अब वो पत्नी नौकरी करने लगती है। पति जो है वो दोनों बच्चों को संभालता है, स्कूल भेजता है और दिनचर्या के जो काम होते हैं उन्हें खत्म करता है। धीरे धीरे वक्त निकलता है, लेकिन उन सब में भी उसका मन नहीं लगता है, क्योंकि जो उसकी पत्नी कमाती है उससे घर का गुजारा बड़ी मुश्किल से चलता है। उससे ज्यादा कुछ नहीं कम पाता है। जबकि वो जब जेसीबी से काम किया करता तो उन्हें पैसे थोड़े सही मिल जाते थे, कुछ उनके खर्च भी हो जाते तो कुछ बचत भी हो जाया करती। कोई बीमार हो या कोई भी परेशानी हो तो सबके लिए ट्रीटमेंट वो आसानी से चला सकता था। लेकिन अब हालात बिगड़ चुके थे और वो अपनी पत्नी से बात करता है और कहता है कि वैसे भी मुझे मरना है, वैसे ही भी मुझे रहना है, क्यों ना मैं अपना काम करता रहूं, क्या पता मैं वहां पर ठीक हो जाऊं। यहाँ पर बैठकर मैं सारा दिन वही चीजें सोचता रहता हूँ। पत्नी कहती है ठीक है, आप दवाई लेते रहना, और अब तो 2 महीने का परहेज भी हो गया है, तो अब डॉक्टर्स भी कुछ ऐसा नहीं कहेंगे। और वो फिर से अपना उस जेसीबी पर काम करने लगता है। धीरे धीरे वक्त निकलता है, वो दवाइयां लेता रहता है, लेकिन उसकी तबीयत और ज्यादा खराब होने लगती है। अब वो फिर से डॉक्टर्स को दिखाता है। अब डॉक्टर्स अब की बार उसे एडमिट होने के लिए कहते हैं। उसकी पत्नी कहती है कि आप चिंता ना करें, मैं हूं और हमारे पास पैसा भी है, तुम आसानी से ठीक हो जाओगे। डॉक्टर्स उसे एडमिट कर लेते हैं। उसका रेगुलर चेकअप, रेगुलर जो टेस्ट होते हैं वो सभी होते हैं। उसे फ्लूइड चढ़ाया जाता है, बहुत सारी दवाइयां, जो एक हॉस्पिटल का एक नियम होता है उसी हिसाब से उसे ट्रीटमेंट दिया जाता है। लेकिन उसकी हालत दिन पर दिन और भी कमजोर होती चली जाती है और जो उसका शरीर है वो बिल्कुल ठंडा पड़ जाता है और डॉक्टर्स एक दिन सुबह सुबह उसे मृत घोषित कर देते हैं।
जैसे ही डॉक्टर ये बात कहते हैं तो वो जो पत्नी है उसकी, उसका रोने का कोई ठिकाना नहीं रहता है। वो बहुत फूट-फूट कर रोती है और अपने बच्चों को गले लगाकर कहती है कि अब हमारा कोई भी नहीं है, अब क्या होगा? जैसे ही वो ये सब बात कहती है और ये सारी चीज़ें सोचती है, तो अब बस वो यही कहती है कि अब क्या किया जाए। लेकिन डॉक्टर्स ना ही किसी का दर्द समझते हैं, ना ही किसी की कोई चीज़ समझते हैं और वो उस शरीर को पैक कर देते हैं और कहते हैं, "ले जाइए, ये आपका बिल बना है, इस बिल को पेमेंट करिए और आप इनकी अपने पति के शरीर को यहाँ से ले जा सकती हैं।" वो अपने पति के शरीर को एक एम्बुलेंस में लेकर आती है, घर पर आती है, जो उनके गेस्ट थे, रिश्तेदार थे, उन सभी को पता चल जाता है और सभी अब घर पर इकट्ठा होने लगते हैं। उसकी अंतिम प्रक्रिया की तैयारी की जाने लगती है। पत्नी का रो रो कर बुरा हाल था। बच्चे इतना ज़्यादा नहीं समझते थे, कभी अपनी माँ को देखकर रोने लगते, तो कभी चुप हो जाया करते। ऐसे ही सिलसिला चलता है और करीबन शाम हो जाती है। शाम होते ही वो पत्नी कहती है कि नहीं, अब मेरे पति का अंतिम संस्कार मत करो क्योंकि अब रात हो चुकी है और रात में मुझे नहीं करने देना, मुझे मेरे पति के साथ और रहना है। वो उनसे ज़बरदस्ती करती है तो वो लोग रुक जाते हैं और रात भर के लिए उस शरीर को उसी घर में रखा जाता है। वो पूरी रात अपने पति के सिरहाने बैठकर रोती रहती है और बस भगवान से, गॉड से प्रे करती है कि ये क्या हुआ, कैसे होगा, अब मैं कैसे ज़िंदगी जीऊँगी, कैसे मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊँगी, यही सब उसके माइंड में पूरी रात भर चलता है। सुबह होती है तो सुबह जल्दी ही उसके अंतिम संस्कार की तैयारी की जाती है। एक ताबूत मंगाया जाता है, एक कब्र खुदवाई जाती है और अब उसे उस ताबूत में पैक कर दिया जाता है। सभी लोग लेकर उसे कब्र तक लेकर जाते हैं और वहां जैसे ही उसे नीचे उतारने की तैयारी कर रहे थे, तभी ताबूत हिलने लगता है। पहले तो कुछ लोगों को लगा, क्योंकि वहां पर जहां पर कब्र खोदी गई थी, वहां पर काफी मिट्टी पड़ी हुई थी और वो सोचते हैं कोई मिट्टी का डला इसके नीचे आ गया होगा, शायद इस वजह से हिल रही है। लेकिन वो फिर से मूवमेंट करती है और अब की बार जब वो ताबूत हिलती है, तो उनमें से कुछ लोग भागने लगते हैं। वो डर जाते हैं, कुछ लोग वहीं पर चुप खड़े रह जाते हैं और उनमें से एक व्यक्ति आगे बढ़ता है और वो उस ताबूत को खोलने की हिम्मत करता है। जैसे ही ताबूत खोलते हैं तो वहां पर उस व्यक्ति की आंखें खुली हुई थी। वो व्यक्ति ब्राइटन अब कहता है कि मुझे इससे बाहर निकालो। वो बोलने लगता है। अब उसे वहां से बाहर निकाला जाता है और उसकी सांसें उखड़ रही थी। वो घबराया सा उन्हें लगता है, तो उसे पानी पिलाया जाता है और उन्हें तुरंत उसी हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। वहां पर लेकर जाते हैं, ये सारी बात उसकी पत्नी को भी पता चल जाती है। वो भी वहीं पर पहुंचती है और अब वो डॉक्टर से लड़ने लगती है। वो कहने लगती है कि तुम्हें तो हर व्यक्ति एक शरीर लगता है, ये क्या तरीका हुआ, तुमने मेरे जीवित पति को मृत घोषित कर दिया। किस लिए होती हैं आपकी बड़ी बड़ी मशीनें, किस बात का आप चार्ज करते हो, आपको इतना भी नहीं पता, एक जीवित व्यक्ति को आपने मृत घोषित कर दिया। डॉक्टर्स की गलती थी, डॉक्टर्स इस बात को चुपचाप सुनते हैं, लेकिन तभी वो उस व्यक्ति का इलाज करते हैं, उसका ट्रीटमेंट चलता है और बहुत शांति से उसका इलाज होता है। अब धीरे धीरे वो रिकवर होने लगता है, लेकिन वो पत्नी उसी बात पर अटकी हुई थी। वो जवाब चाहती है कि मेरे पति को हुआ क्या था। तभी डॉक्टर्स बैठते हैं, डॉक्टर्स की पूरी टीम बैठती है और वो सभी लोग बैठकर बातें करते हैं। उस टीम में उस महिला को भी रखा जाता है, तो उन्हें बताया जाता है कि मेडिकल भाषा में इसे लाजरस सिंड्रोम कहते हैं। लाजरस सिंड्रोम जो होता है, वो एक ऐसी स्थिति होती है कि जब व्यक्ति के जो वाइटल्स होते हैं, यानी कि हार्ट बीट, उनका बीपी यानी कि ब्लड प्रेशर, शुगर, हर चीज लो हो जाती है और ये जो मशीनें हैं वो उसे माप नहीं पाती हैं। उस स्थिति में इंसान ना हिलता है, ना झुलता है, ना ही सांसों की कोई प्रक्रिया होती है। उस स्थिति में व्यक्ति को मरा मान लिया जाता है और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमने आपके पति का डेथ सर्टिफिकेट बनाया था और हमने हमने अपनी पूरी कोशिश की थी, लेकिन इनके बॉडी के जो वाइटल्स हैं वो बिल्कुल डाउन हो गए थे और हम नहीं पता लगा पाए कि ये जीवित हैं। इस प्रक्रिया का पहले भी मेडिकल साइंस के स्टूडेंट्स को बताया जाता है कि ऐसा हो जाता है, लेकिन ऐसा 1% लोगों को होता है। जो मशीनें हैं वो कम से कम बीपी को मापती हैं और कम से कम चीज़ों को जानती हैं, लेकिन ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें हम नहीं पता लगा पाए। इसके लिए हम आपसे माफ़ी मांगते हैं। वो माफ़ी मांगते हैं, वो महिला फिर भी गुस्से में होती है और कहती है कि आप ठीक कहते हो, आपसे माफ़ी मांग लें। अगर उस रात मैं अपने पति के लिए नहीं लड़ती, उस रात मैं उन्हें नहीं रोकती, तो शायद आज वो कब्र में दबे दबे इस दुनिया से चले जाते।
आप लोगों ने बहुत गलत किया है। उस पत्नी का यही सिलसिला चलता है, वो केस करने के लिए भी बोलती है, लेकिन उनसे माफ़ी माँग ली जाती है और खुद वो व्यक्ति जिसको मृत घोषित किया था, वो कह देता है कि अब भगवान ने मुझे वापस भेजा है, मुझे ज़िंदगी जीनी है, अब इन पचड़ों में हमें नहीं पड़ना है। उसकी पत्नी अपने पति को खुश देखकर, ठीक देखकर खुश हो जाती है और इस बात को भूल जाती है। और अब करीबन 7-8 दिन इलाज चलने के बाद कोई भी डॉक्टर्स अपनी फीस नहीं लेते हैं। 7-8 दिन बाद वो ठीक हो जाता है तो उसे उसके घर भेजा जाता है और अब वो अपने दोनों बच्चों के साथ ठीक रहता है। उसके शरीर में कोई भी बीमारी नहीं है और वो अपना वही जेसीबी का काम करता है। बात अब अलग है कि अब पत्नी भी काम करती है और पति भी काम करता है। बच्चे स्कूल जाते हैं, बहुत अच्छे से अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा रहे हैं। ये कहानी यहाँ पर समाप्त हो जाती है। ये कहानी ज़िम्बाब्वे की थी। यहाँ पर एक शहर है, ग्वेरू नाम का शहर है, जो बहुत ही उन्नति प्रगतिशील है, उसकी ये घटना है। लेकिन परिवार बहुत मध्यम था, उनके साथ ऐसा घटित हुआ। उन लोगों ने ये सारी बातें सोशल मीडिया पर, अखबारों के माध्यम से सभी के साथ साझा की और ये बात सभी के सामने आई। आपको इस कहानी को सुनकर कैसा लगा है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। लोगों के साथ शेयर करिएगा, क्योंकि आपका शेयर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। साथ ही साथ अपनी राय भी लिखिएगा, क्योंकि राय बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि जो लोग आप कमेंट लिखते हो, जब उन्हें हम पढ़ते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। वाकई में दिल से बहुत अच्छा लगता है और ऐसा लगता है कि आप लोग हमारे सामने बैठे हुए हो, हमारी आपसे बातें हो रही हैं। आपको जैसा भी लगा है तो लिखिएगा ज़रूर। अब वक्त आता है उन लोगों का जो लोग हमें दिल से सपोर्ट करते हैं, जिनमें सबसे पहला नाम आता है भूप सिंह सैनी जी, जो दिल्ली नरेला से हैं, बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं। आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें। अगला नाम आता है रामायण कुशवाहा जी, जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं, बिटिया कहकर संबोधित करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है राव मोहम्मद यासीन जी, जो लाहौर से हैं, बिटिया कहकर संबोधित करते हैं, बहुत अच्छे कमेंट लिखते हैं, सदा सलामत रहने की दुआ करते हैं। आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है मंजू चौधरी जी, जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करती हैं, बहुत मोटिवेशनल कमेंट होते हैं। आपका तहे दिल से, दिल की गहराइयों से स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल पर। ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें। अगला नाम आता है जमुना जी, जो बहुत अच्छे, बहुत रेगुलर कमेंट करती हैं, बहुत प्यारे कमेंट होते हैं। आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें। अगला नाम आता है सरयू बालाजी, जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं, बहुत प्यारे कमेंट होते हैं। आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। अगला नाम आता है तारा जी, जो दिल्ली से हैं, बहुत अच्छे से सपोर्ट करती हैं, बहुत प्यारे कमेंट होते हैं। आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है विवेक चौधरी जी, जो मथुरा अलीगढ़ से हैं, बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं। आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है आलोक शर्मा जी, जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें, जिससे कि हम आगे बढ़ते रहें। अगला नाम आता है मनीषा जी, जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करती हैं, नई व्यूवर हैं। आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल पर। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। अगला नाम आता है टीना गुप्ता जी, जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करती हैं। आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है लखविंदर सिंह जी, जो पंजाब से हैं। आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है राजेंद्र जी, जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करती हैं। आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है पिंकी भोई जी, जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करती हैं। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। बहुत सारे नाम रह गए हैं, जिनको अगली वीडियो में ज़रूर ले लिया जाएगा। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। तब तक के लिए आप सब खुश रहें, स्वस्थ रहें। ज़िंदगी स्वस्थ रहने में होती है। अगर कोई अपना बीमार होता है तो वाक़ई में दिल बहुत दुखता है, बहुत परेशानी होती है। इसीलिए आप सब खुश रहा करें, स्वस्थ रहा करें, बस वही भगवान से यही कामना करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।